Hello learners, welcome to the channel Genius Grid. We have already started a chapter that is chemical changes and physical changes. It's belong to grade 7th. In my first video, I have covered the physical changes. Physical changes were connected only to change in shape, change in size, change in state and change in color. Now we will continue with the chemical changes. What are the chemical changes? A change with which you are quite familiar is the rusting of iron. तो केमिकल चेंज क्या है, मतलब केमिकल चेंज क्या होता है? बेसिकली केमिकल चेंज होता है जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब जो चीज़ उस चीज़ को बना रहे हैं उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर कोई चेंज होता है, दैट इज नोन एज केमिकल चेंज. अभी धीरे धीरे आप एग्जांपल्स के साथ समझने में ज़्यादा क्लैरिटी ला पाएंगे, अभी नहीं हो पाएगा आपको. मतलब कोई चीज़ अगर किसी चीज़ को बना रही है, जो उसका बेसिक फार्मूला अगर चेंज हो रहा है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसके मॉलिक्यूल जो उस चीज़ को कंपोज कर रहे हैं, अगर उसके अंदर कोई चेंज होता है, दैट इज़ अ केमिकल चेंज. तो इसने पहला जो केमिकल चेंज का मतलब आपकी बुक में जो एग्जांपल दिया गया है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन. तो आपने देखा है कोई भी आयरन की चीज़, जो भी आयरन फेरम मतलब जो फेरस होता है, इसका Fe फार्मूला होता है केमिकल, अगर आप उसको कहीं पे भी मतलब ओपन में छोड़ देते हैं जहाँ पे मॉइस्चर हो या जहाँ पे थोड़ी सी ह्यूमिडिटी हो एटमॉस्फेयर में, तो वो जो आयरन होता है वो एक ब्राउन ब्राउन सी चीज़ एक्वायर कर लेता है. तो उसको क्या कहते हैं, वो जो ब्राउन सी चीज़ होती है, शायद आपको उसको पता हो, उसको इंग्लिश में हम रस्ट कहते हैं और हिंदी में उसको हम जंग कहते हैं कि इस चीज़ पे रस्ट लग गया है या ये चीज़ ने जंग को एक्वायर कर लिया, मतलब इस पे रस्ट लग गया है. दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड एज रस्ट एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन. तो ये वाली प्रोसेस को हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं. देखिए ये वाली जो चीज़ है, ये रस्टिंग ऑफ आयरन, ये मतलब एक चेन दिखाई हुई है, आयरन की बनी हुई थी. मतलब बेसिकली ये सिल्वर कलर की होती है. जैसे कि आपको पता है कोई चेन आपने देखी हो, जैसे झूले की चेन होती है जो पार्क्स में लगी हुई होती है, या कोई बांधने की, जैसे साइकिल मोटर वगैरह को किसी चीज़ से हम बांधते हैं तो उसकी जो चेन होती है वो सिल्वर कलर की होती है. बट आफ्टर गेटिंग रस्टिंग, मतलब इस पे रस्ट जब लग जाता है तो ये ब्राउनिश कलर की हो जाती है. तो ये जो ब्राउन कलर दिख रहा है इसके ऊपर, ये क्योंकि इस पे रस्ट की डिपोजिशन हो गई है. तो ये केमिकल चेंज दिखा रहा है, रस्टिंग ऑफ आयरन. और बाकी इसने केमिकल चेंजेस में एक बर्निंग ऑफ वुड दिखाया हुआ है, जो वुड को हम मतलब बर्न करते हैं, या कुकिंग ऑफ एग, ये ऑमलेट बन रहा है या कोई भी चीज़. तो ये सारी प्रोसेस है, ये फिजिकल चेंजेस नहीं है. इसके अंदर एक न्यू सब्सटेंस बन रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं केमिकल चेंजेस. तो बेसिक एग्जांपल जो इसने समझाने की इसमें कोशिश की थी, दैट इज द रस्टिंग ऑफ आयरन. अब रस्टिंग ऑफ आयरन का ये प्रोसेस आगे कैसे हो रहा है, ये दिखा रहा है. जैसे कोई स्कूल में आपके गेट्स होते हैं या घर में गेट्स होते हैं जिसके ऊपर पेंट नहीं हुआ होता और वो बेसिकली आयरन के ही बने होते हैं. तो ये ब्राउन कलर का डिपोजिशन हो जाता है जो रस्ट होता है. आयरन गेट्स ऑफ पार्क और फार्मलैंड्स, आयरन बेंचेस केप्ट इन लॉन्स, जो आयरन बेंचेस लॉन्स में कई बार लगे होते हैं, पार्क्स में आप लोग जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो भी ब्राउनिश कलर का थोड़ा थोड़ा सा सब्सटेंस होता है. और अगर वो थोड़ा मॉइस्ट स्टेट में होता है और आप उस पर बैठें तो आपके कपड़े पे भी वो लग जाता है. अच्छा, सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका स्लाइड जो हम जिसको सीसा नहीं क्या कहते हैं, उसको हम स्लाइड ही कहते हैं. उसका मेरे को हिंदी नाम नहीं याद आ रहा. जो फिसलन, मतलब जिस पे आप बच्चे फिसलते हैं, तो वो भी आयरन के बने होते हैं. और आप उसमें अगर बारिश के मौसम में या किस में जाएं तो आपके सारे कपड़े पे वो आयरन का रस्ट लग जाता है. At home you must have seen shovels and spades getting rusted when exposed to the मतलब एयर या एटमॉस्फेयर में जब भी जो भी आयरन की चीज़ आप मतलब देख रहे हैं तो उस पर रस्ट लग रहा है. अब सेकंड एग्जांपल, जो ये रस्ट वाला एग्जांपल था, ये केमिकल एग्जांपल मतलब केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है. सेकंड जो इसने आपकी बुक ने एग्जांपल लिया है केमिकल रिएक्शन को दिखाने के लिए, तो ये आपने पहले 6th में भी कवर किया है, वो है मैग्नीशियम का रिबन की बर्निंग. तो उसने क्या किया, एक मैग्नीशियम के रिबन को उसने बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एटमॉस्फेयर. और इस पे आपने मतलब जैसे मैस्टिक से इसको बर्न करना स्टार्ट किया
तो क्या हुआ, इट बर्न्स विद ए ब्रिलियंट वाइट फ्यूम्स, व्हेन इट इज कंप्लीटली बर्न्ड इट लीव्स बिहाइंड अ पाउडरी ऐश। तो जब मैग्नीशियम के रिबन को उसने बर्न किया तो ये कंप्लीटली बर्न होके क्या बनाता है, एक वाइटरी मतलब वाइट कलर का इसने एक ऐश छोड़ा, पाउडरी जो होता है। तो इसका इसने केमिकल फार्मूला क्या दिया, जो मतलब इसको केमिकली ये कैसे शो कर रहा है, मैग्नीशियम का रिबन था। देखिए मैग्नीशियम मतलब इसका केमिकल फार्मूला होता है मैग्नीशियम, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम और स्मॉल जी। व्हेन इट इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कोई भी चीज़ जब बर्न करती है तो आप ये मानिए कि उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर कोई भी चीज़ बर्न हो रही है तो उसके बर्न होने के लिए 3 चीज़ों की आपको मतलब कंबस्चन और एक चैप्टर आता है, उसमें क्या दिखाते हैं कि कोई भी फायर को बर्न होने के लिए ऑक्सीजन की एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। तो जब मैग्नीशियम को हमने बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो जो प्रोडक्ट बना दैट वाज मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि मैग्नीशियम जब कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ द प्रोडक्ट विल बी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या था, ये पाउडरी जो है एक ऐश टाइप का वाइट पाउडर था, क्योंकि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वो रिबन उसका कंप्लीटली बर्न हो गया, तो वो एक पाउडरी सब्सटेंस बन गया या ऐश बन गया, दैट वाज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब हम इस मैग्नीशियम जो ऑक्साइड बना है, मतलब ये पाउडरी ऐश बना, फिर हमने इसको क्या किया, वाटर के साथ मतलब मिक्स कर लिया। जैसे ऐश होती है ना कोई राख, और उसको आपने पानी में मिला लिया तो क्या बनता है, देन मैग्नीशियम ऑक्साइड जो ये पाउडरी सब्सटेंस था, ऐश रिमेन्स थे, उसको जब हमने वाटर में मिक्स कर लिया तो जो प्रोडक्ट हमने मतलब हमें मिला है दैट वाज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड ने जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो प्रोडक्ट वाज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके अंदर मतलब वाटर के कंपाउंड ने रिएक्ट किया और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में वाटर भी ऐड हो गया। सो मैग्नीशियम जो इनिशियली था, इसका बेसिक चीज़ क्या हुई, पहले ये बर्न हुआ ऑक्सीजन के साथ और इसने मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दी, क्योंकि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कोई और चीज़ नहीं है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ही है, जिसको हम कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब उसके साथ क्योंकि वाटर आ गया है, मतलब H2O है, तो हाइड्रोक्साइड, मतलब कोई भी चीज़ हाइड्रोक्साइड अगर बनती है तो मीन्स उसके अंदर वाटर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो मतलब आपका फार्मूला कहाँ से स्टार्ट हुआ था, आपका इनिशियल प्रोडक्ट था मैग्नीशियम, अब वो जल गया और उसने ऐश बना दी, फिर उसने वाटर के साथ रिएक्ट करके अब आप देख रहे हैं ना एक बिल्कुल ही एंटायरली डिफरेंट प्रोडक्ट बन गया, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो वो मैग्नीशियम तो रहा नहीं कि वो रिबन ही रहा, अब एक नया प्रोडक्ट बन गया जिसके अंदर वाटर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं या वाटर उसके अंदर इंक्लूडेड है। तो इस चीज़ को हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि एक इनिशियल जो रिबन था अब उसने पहले क्या शेप एक्वायर की, उसने पहले क्या जल के मतलब पूरा वो बर्न हो गया, बर्न होके उसने ऐश बना दिया, मतलब क्या बन गया, वो राख बन गई और उस राख को हमने वाटर के साथ मिक्स करके क्या बन गया, वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो बना है, अब आप इसको अगर दोबारा से इसको कोशिश करेंगे, क्या आप इसको दोबारा से ऐश बना सकते हैं, नहीं बन सकता। या ऐश से आप दोबारा से मैग्नीशियम का रिबन बना सकते हैं, नहीं बन सकता। मतलब ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है, क्योंकि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके या जल के आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया है। तो कोई भी चीज़ अगर जलती है या मतलब बर्न होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उस चीज़ को हम दोबारा थोड़ी ना रिटर्न कर सकते हैं। इवन अगर आपका पेपर भी आप बर्न करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी या जो उसकी चीज़ें थी, वो सब कुछ जल गई हैं, तो आप उससे दोबारा से पेपर नहीं बना सकते। तो सेम इज़ द प्रोसेस विद मैग्नीशियम। कोई भी चीज़ की बर्निंग क्या होती है कि उसके जो केमिकल फार्मूला था, जिसके मतलब उसके मॉलिक्यूल्स बने हुए थे, आपस में कंबाइंड थे, अब वो बर्न हो गए हैं, बर्न होके उन्होंने अपनी एंटायरली डिफरेंट चीज़ या प्रॉपर्टीज़ ले ली हैं जो आप रिवर्स नहीं कर सकते, उससे दोबारा से आप सेम चीज़ नहीं मतलब ऑब्टेन कर सकते हैं। तो जो भी चीज़
रिवर्स नहीं हो सकती है या बर्न हो गई है, ये एक एंटायरली डिफरेंट फार्मूला मतलब उसके अंदर क्रिएट हो गया है, जो एक नया प्रोडक्ट बन गया है, दैट रिएक्शन इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन में एक बेसिक डिफरेंस क्या हुआ, फिजिकल रिएक्शंस कैन बी रिवर्स्ड, उनको आप दोबारा से पहले प्रोडक्ट को आप दोबारा से ऑब्टेन कर सकते हैं, बट केमिकल रिएक्शन में आप दोबारा से प्रोडक्ट को ऑब्टेन नहीं कर सकते, दे आर इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मीन्स आप पहले वाले प्रोडक्ट को दोबारा से ऑब्टेन नहीं कर सकते हो, और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब जो इसके मॉलिक्यूल्स थे, इन्होंने एक डिफरेंट शेप डिफरेंट चीज़ मतलब बना दी है, न्यू कंपाउंड बन गया है, न्यू मॉलिक्यूल्स ने मतलब उनकी जगह ले ली है, उनका फार्मूला चेंज हो गया है। तो जो ये रिएक्शन में चीज़ें चेंज हुई हैं आफ्टर बर्निंग, वो क्या कहलाते हैं, वो केमिकल चेंज कहलाते हैं। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया, दे आर नॉट रिवर्सिबल, उनको रिवर्स नहीं कर सकते, वो हो गए तो हो गए। दीज रिएक्शंस आर नोन एज केमिकल रिएक्शंस। अब indicators of chemical changes. A chemical change also occur when there is noticeable change in the color of substance during a chemical reaction. तो वो एक और आपको बता रहा है कि आप केमिकल चेंज में एक मतलब कलर का भी बहुत ज़्यादा चेंज होता है। जैसे भी कोई भी चीज़ है, आप उसके अंदर कोई चीज़ डाल रहे हो, पोटाशियम परमैंगनेट है, इसके अंदर जब आप ऑक्सैलिक एसिड डाल रहे हैं तो इसका जो पोटाशियम परमैंगनेट का बेसिक कलर क्या होता है, बेसिक कलर होता है इसका पर्पल। बट हाँ, आप जब इसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड डालते हैं तो इसका कलर है वो वाइटिश हो जाता है, मतलब इसका पर्पल कलर बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है। तो जो ये भी चेंज होता है, ये भी एक टाइप से केमिकल चेंज होता है, जिसका मतलब बिल्कुल ही एक अलग प्रोडक्ट बन गया, और साथ में उसका क्या इंडिकेशन है कि उसका कलर चेंज हो गया। क्योंकि हम ऐसा फार्मूला तो आंख से नहीं देख सकते ना, पोटाशियम परमैंगनेट अगर केमिकल चेंज कर रहा है या उसके अंदर हम कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या पता है कि हाँ जी इसमें केमिकल चेंज हुआ है या नहीं। तो वो इंडिकेटर क्या होता है कि वो उसका कलर चेंज हो जाता है, मतलब उसका एक केमिकल चेंज हो गया है, जो उसका जो प्रोडक्ट बना है वो एक डिफरेंट है पोटाशियम परमैंगनेट से। तो ये इंडिकेशन किस चीज़ से भी आप ऑब्टेन कर सकते हैं कि अगर कोई केमिकल चीज़ में कोई कलर चेंज हो रहा है तो मीन्स क्या हुआ कि उसका फार्मूला चेंज हो गया, और दैट इज आल्सो ए केमिकल रिएक्शन। अब उन्होंने क्या एक आपकी बुक में एक बहुत बड़ा मतलब रिएक्शन सा दिया हुआ है एक बॉक्स में, जो बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा मतलब समझने वाला भी है। उसने क्या किया है, उसने क्या किया, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या होता है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, इसको ब्लू वाइट्रियोल भी कहते हैं, और इसको हिंदी में हम नीला थोथा कहते हैं। आप अपने पेरेंट्स से पूछना कि नीला थोथा क्या होता है, शायद काफ़ी लोगों को पता होता है, बट ये केमिकली इसको हम क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट। तो इसने कॉपर सल्फेट लिया और उसको क्या किया, हाफ कप में वाटर में डिज़ोल्व कर दिया और उसको एक बीकर में रख लिया, और उसके अंदर थोड़ा सा उसने क्या किया, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड उसने उसमें ऐड किया। तो क्या हुआ, आपको ये ब्लू कलर का, क्योंकि ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का आपको मिल गया, एक सॉल्यूशन टाइप मिल गया जो क्या था, ब्लू कलर आपको दिखा रहा था। अब आप क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन का थोड़ा सा सेव करके रख लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में या एक छोटी सी बॉटल में, ताकि आपको ये पता चले कि हाँ जी हमारा इनिशियल सॉल्यूशन किस कलर का था। तो जो बाकी बचा हुआ सॉल्यूशन है उसके अंदर आप शेविंग ब्लेड होता है ना, ब्लेड देखा है आप लोगों ने, पहले ज़माने में तो ब्लेड से ही शेव होती थी, और पेंसिल वगैरह जो मतलब हम घड़ते थे, इनफैक्ट इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, तो वो ब्लेड से ही होता है। अब तो खैर शार्पनर्स, मतलब अब बच्चों को शायद ब्लेड ज़्यादा पता भी नहीं होता होगा, लेकिन फिर भी मोस्टली बच्चों को शायद पता हो सकता है। तो ब्लेड होता है, या आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा ब्लेड क्या होता है। तो ब्लेड को आपने जो कॉपर सल्फेट का रिमेनिंग सॉल्यूशन था उसमें डाल लिया। अब आप उसको डाल के थोड़े टाइम वेट कीजिए, और फिर उस सॉल्यूशन का आप कलर नोटिस कीजिए, मतलब हाफ एन आवर या 1 घंटा आप उस सॉल्यूशन को ब्लेड के साथ छोड़ दीजिए, मतलब सॉल्यूशन के अंदर आप ब्लेड डाल के छोड़ दीजिए। तो आपको क्या होगा, आप देखिए थोड़े टाइम बाद उस सॉल्यूशन का क्या कलर होता है। ये आप करके देख सकते हैं घर पे, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिकल या तो स्कूल में नहीं करवाते
और या आप अगर घर पे कर सकते हैं, छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स हैं, ये जब तक आप समझ के नहीं करेंगे ना तो आपको चीज़ समझ नहीं आती, क्योंकि साइंस चीज़ ही ऐसी है, इसको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तभी कहते हैं, क्योंकि जब तक आप इसको करके नहीं देखेंगे आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होती। तो मैं सजेस्ट करूँगी ये वाला प्रैक्टिकल या तो आपके स्कूल वाले करा दें तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते तो आप एक बार ये घर पे ट्राई करके देख सकते हैं। तो ये क्या था कि आपको कॉपर सल्फेट में हमने पानी को डिज़ोल्व करके और उसके अंदर एक ब्लेड डाला हुआ है। उसके बाद आपने क्या देखा, द चेंज दैट यू नोटिस आर ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। तो क्या हुआ, चेंज क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया आपका, जब आपने इसके अंदर ब्लेड डाला और आपने इसको काफ़ी टाइम के लिए छोड़ दिया तो जो कॉपर सल्फेट था उसका कलर किस में चेंज हो गया, उसका कलर आपने देखा ग्रीन सोल्यूशन, ब्लू कलर इज चेंज्ड इनटू ग्रीन कलर सोल्यूशन। क्यों हुआ, अब ये ऐसा क्या हुआ इसके अंदर, कौन सा जादू हुआ, क्या मैजिक हुआ कि ब्लू कलर आपका ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में चेंज हो गया। इसके अंदर सिंपल सी क्या चीज़ थी, जो इसके अंदर आपका ब्लेड पड़ा हुआ था वो क्या था, उसने अपने ऊपर कॉपर को डिसॉल्व कर लिया। तो कॉपर सल्फेट ने रिएक्ट किया, जो आयरन था, आयरन मीन्स ब्लेड, कॉपर सल्फेट ने किसके साथ रिएक्ट किया, आयरन के साथ रिएक्ट किया। कॉपर जो सल्फेट मतलब कॉपर सल्फेट में ने जब आयरन मतलब Fe के साथ रिएक्ट किया, आयरन कहते हैं उसको, तो कॉपर उसमें से निकल के आयरन के साथ कंबाइन हो गया और क्या बन गया, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन। दोबारा से मैं बताती हूँ, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन क्या हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि कॉपर ने अपने सल्फेट का साथ छोड़ दिया। आप इसको इस ढंग से मान के चलिए, कॉपर और सल्फेट बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, बट एक और जब फ्रेंड आया आयरन, उनके क्लास में एक और फ्रेंड आया आयरन, तो कॉपर ने क्या किया, उसने कहा भाई सल्फेट का साथ छोड़ो और मैं चला, सॉरी कॉपर तो वहीं रहा, सल्फेट ने उसका साथ छोड़ दिया, उसके साथ डिच कर दिया और आयरन के साथ चला गया, कॉपर बेचारे को अकेला छोड़ दिया। तो आयरन प्लस सल्फेट बन गया आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, और कॉपर बेचारा जो था बच्चा वो अकेला रह गया। तो ये जो आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बना है ये ग्रीन कलर का बना है, बट जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था दैट वाज ऑफ ब्लू कलर। तो जो ये रिएक्शन है इसका अभी मैं आपको और बताती हूँ, इसका क्या था। अब आप जो ये ब्लेड देखेंगे, जो इनिशियली था ये था सिल्वर कलर का, जो ब्लेड आप देखिए मतलब आपके घर में होता है या आपने देखा वो, ये सिल्वर कलर का होता है, बट आपने जब इसके अंदर से निकाला आयरन सल्फेट के अंदर से तो ये वाला था ब्राउनिश कलर का। तो इस समय आप सोच पा रहे हैं कि ये ब्राउन कलर का क्यों हो, तो मैं आपका जवाब तो नहीं सुन सकती, बट हाँ मतलब अगर किसी को ये रिएक्शन क्लियर हो गया तो आप समझ जाइए कि आपको बहुत अच्छी सी केमिस्ट्री समझ आ गई है। अब ये जो ब्राउन कलर का ब्लेड हुआ है ये क्यों हुआ है, क्योंकि जो ये कॉपर था, ये इसने जिसने सल्फेट ने इसका साथ छोड़ दिया था, बेचारा ये कॉपर है और ये आयरन है, इसका क्या हुआ, आयरन तो सल्फेट के साथ बैठ गया, बट जो कॉपर था वो इस ब्लेड पे जाके बैठ गया। जब इस ब्लेड पे बैठ गया है वो, तो ब्लेड ने इसका क्या कलर चेंज कर दिया, कॉपर क्योंकि ब्राउनिश कलर का होता है तो ब्लेड का कलर भी ब्राउनिश हो गया, और सल्फेट क्योंकि आयरन सल्फेट जो मतलब आपस में कंबाइन हो गए थे तो उनका कलर हो गया ग्रीन। तो ये रिएक्शन अब आपको समझ हुआ कि कॉपर सल्फेट जब आयरन के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फेट ने कॉपर को डिच करके क्या किया, छोड़ दिया अकेला, और कॉपर जाके बेचारा तन्हा बैठ गया ब्लेड पे, और आयरन सल्फेट इकट्ठा होके एक ग्रीनिश कलर का सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो ये आपका क्या रिएक्शन दिखा रहा है कि ये सिंपल सा इतना बड़ा जो रिएक्शन है या जो ये मैंने समझाया है इसका जस्ट क्या पर्पस था, ये एक केमिकल रिएक्शन है और उसके अंदर क्या एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। कॉपर सल्फेट अगर आयरन के साथ रिएक्ट हुआ है और आयरन सल्फेट बन रहा है, मतलब जो आपका इंडिकेशन दिखा रहा है कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है, मतलब ब्लू से सॉल्यूशन ग्रीन में चेंज हो रहा है, तो ये एक इंडिकेशन है कि आपका एक केमिकल रिएक्शन हुआ है और एक न्यू प्रोडक्ट बन गया है दैट इज आयरन सल्फेट, और कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन द ब्लेड। तो ये कॉपर की डिपोजिशन और ये सारी चीज़ें आप बाय
आई देख सकते हैं, इसके आपको कोई इंस्ट्रूमेंट की और ज़रूरत नहीं है। तो ये सिंपल एक टेस्ट है या एक रिएक्शन है जो आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो इसका ये मतलब केमिकल रिएक्शन की एक प्रोसेस यहाँ पे ख़त्म होती है और मैं अपना वीडियो भी यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। आप इतना ही देखिए और इतना ही समझिए। मैं आगे अगले वाले मतलब पार्ट में अपना कंटिन्यू करूँगी। तब तक अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप मतलब पूछ सकते हैं मेरे से। बट बिफोर दैट डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और बेल आइकन को भी आप प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मेरा अपकमिंग वीडियो है इससे रिलेटेड है, अगले चैप्टर्स का है, आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर आपको कोई भी चीज़, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी रिएक्शन समझ नहीं आया तो प्लीज़ आप मतलब कमेंट सेक्शन में पूछिए, मेरे को खुशी होगी, क्योंकि समझाने से ही आपको ये चीज़ क्लियर होगी। और टिल देन गुड बाय, डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, थैंक यू, बाय।